हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट कानला के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम सेट 5 की जीएस करने जा रहे हैं। तो जीएस का जो पहला क्वेश्चन है, एसआई पत्ती में बिजली की इकाई क्या है। जो एसआई पत्ती है इसमें बिजली अर्थात आप क्या कह सकते हो बच्चों, धारा की इकाई क्या है। तो बच्चों, जो धारा की इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है धारा की इकाई। यदि क्वेश्चन ऑप्शन बी की बात करते हैं, कुलाम, तो कुलाम किसकी इकाई है बच्चों, तो याद रखना कुलाम आवेश किसकी इकाई है बच्चों, आवेश की इकाई है। यदि बात करते हैं सी ऑप्शन की, ओम, ओम किसकी इकाई है बच्चों, ओम प्रतिरोध की इकाई है। और न्यूटन से बच्चों पता होगा, न्यूटन इकाई है बच्चों किसकी, बल की। तो सभी नोट करना है आपको, ऑप्शन एम्पियर इकाई है बिजली की धारा की, कूलम्ब इकाई है आवेश की, ओम इकाई है प्रतिरोध की, न्यूटन इकाई है बल की। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा हमारा। तो 17 में है, दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो जो बच्चों दर्पण होता है ना, दर्पण, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं बच्चों हम ध्रुव, पोल। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव। और जो ये दर्पण है जिस वर्त से काटा गया है, जिस गोले से काटा गया है, उसके केंद्र को बोलते हैं बच्चों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। और सी से ध्रुव की पोल की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। सी से बच्चों पी की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। जी होती है कुछ खास टॉपिक दर्पण से संबंधित। तो वो दर्पण का मुख्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से डिनोट करते हैं बच्चों, सी से वक्रता केंद्र सी और पी के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन, दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। दर्पण का मध्य भाग होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम, ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको हम, ध्रुव कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी ऑप्शन सही है। तो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है। देखो, जब कोई वस्तु गिरती है पृथ्वी की तरफ तो इस पर एक बल लगता है। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल, जो इस वस्तु को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, जिससे इस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। गुरुत्वीय बल के कारण इस वस्तु में क्या होता है बच्चों, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु गिरती है तो पृथ्वी एक बल से खींचती है, गुरुत्वीय बल से खींचती है उस वस्तु को अपनी तरफ, और इस गुरुत्वीय बल से उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं बच्चों किससे, जी से। और बच्चों कई बार एग्जाम में जी का मान आपसे पूछ लिया जाता है, जी का मान और जी का मात्रक। तो क्या होता है बच्चों, जी का मान 9.8 और मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। तो यही पूछा गया है, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है बच्चों, त्वरण। क्या विशेषता होती है, त्वरण। तो क्वेश्चन था 18, समझ आया होगा बच्चों।
तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 19 में है बच्चों, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं बच्चों, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो इस तरह भी हम लिख दें 11Na23। तो बच्चों 11 क्या है? ये बच्चों परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। और जो बच्चों ये ऊपर लिख दिया मैंने, ये क्या है? इसका द्रव्यमान है। ये क्या है बच्चों? इसका द्रव्यमान है 11Na23। ये परमाणु क्रमांक और ये इसका द्रव्यमान। जो बच्चों परमाणु क्रमांक होता है ये कहाँ से आता है? ये भी एक बार देख लो। जैसे 11 हमने लिखा है, कहाँ से आया? तो 11 का मतलब है कि सोडियम में 11 क्या है? प्रोटॉन है, और 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और उतनी क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक होता है। जितने किसी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही क्या होता है बच्चों? उनका परमाणु क्रमांक होता है। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों सोडियम में? 11। कितने प्रोटॉन है? 11। और कितना परमाणु क्रमांक है? 11। उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। चलो अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो 12 Mg24, ये तो पता होगा अब जा, परमाणु क्रमांक है। इतने ही प्रोटॉन है इसमें और इतने इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है इसका बच्चों? द्रव्यमान है। अब बात करते हैं लिथियम की। 3Li7, पता होगा 3 क्या है? परमाणु क्रमांक है। 3 ही प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है इसका बच्चों? द्रव्यमान है। तो सबसे हल्का कौन है? तो वो इसका तो 23 है, इसका 24 है और इसका 7 है। तो इन तीनों में सबसे हल्का कौन है बच्चों? 7। सबसे कम कौन सा है? 7 है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है बच्चों? लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। नोट करना, समझा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, किसी सेल का सही EMF मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि EMF क्या होता है, तो इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? विद्युत वाहक बल। EMF को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चों? तो विद्युत वाहक बल वो बल होता है जो परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करता है। विद्युत वाहक बल वो बल होता है जो परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करता है। परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करता है। परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य जो बल करता है उसी बल को क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। चलो एक चीज और देखते हैं बच्चों, इसमें विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो इसको हम किससे मापते हैं विद्युत वाहक बल को? तो बच्चों वो मात्रक है इसका पोटेशियोमीटर। किससे मापते हैं बच्चों? पोटेशियोमीटर से मापते हैं, पोटेशियोमीटर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 21 पोटेशियोमीटर से मापते हैं। तो अब चलते हैं 21 को लेकर। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो बच्चों जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, एक तो होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य में। किसमें होती है बच्चों? सूर्य में। तो सूर्य में ऊष्मा है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा ही है। और एक कहाँ पर होती है बच्चों? हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम में।
से बात करते हैं बच्चों परमाणु बम। तो परमाणु बम या आप कह दो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इनमें जो बच्चों क्रिया होती है परमाणु बम न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो क्या होती है, नाभिकीय विखंडन की। क्या होती है बच्चों, नाभिकीय विखंडन। तो ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया होती है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों, नाभिकीय विखंडन की। सूर्य और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, पहला ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। समझ आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं। तो बच्चों ये कहा जाता है जो मछली है, मछली जल में उत्पन्न हुए तो मछली से उभयचर उत्पन्न हुए। ठीक है बच्चों, उभयचर से सरीसृपों की उत्पत्ति हुई। और बच्चों कहा जाता है सरीसृपों से क्या बने बच्चों, स्तनधारी बने। पहले मछली, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप, और उसके बाद क्या है बच्चों, सरीसृप से स्तनधारी की उत्पत्ति हुई। तो सही ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, पक्षी, सरीसृप, उभयचर या मछली। तो सही आंसर है बच्चों सरीसृप। सरीसृप से स्तनधारियों का विकास हुआ है, ये माना जाता है। सरीसृपों से स्तनधारियों का विकास हुआ है, ये माना जाता है। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा अगला 23। तो 23वें क्वेश्चन में है चर्म यानी कि त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो जो चर्म त्वचा है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखना आप लोगों को, जो त्वचा है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो त्वचा होती है उसमें 3 लेयर होते हैं बच्चों, इस तरह 3 लेयर होती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इस लेयर को बोलते हैं बच्चों एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडर्मिस। जो बीच की लेयर होती है इसको बोलते हैं हम डर्मिस। सबसे नीचे लेयर होती है त्वचा की, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। तो इस तरीके से 3 लेयर होती है हमारी त्वचा में, स्किन में। सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, और सबसे नीचे लेयर होती है हाइपोडर्मिस। तो क्वेश्चन किया गया हमसे चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सबसे ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं चर्म के। तो क्या कहेंगे बच्चों, एपिडर्मिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा। त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, और मध्य परत को डर्मिस, और सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में है यकृत द्वारा स्रावित किया गया बाइल, यानी कि बाइल को क्या बोलते हैं हिंदी में पित्तरस, कहाँ संचित होता है, कहाँ इकट्ठा होता है। देखो जो यकृत होता है लीवर, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। यदि क्वेश्चन आए कि पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त बनता है बच्चों यकृत में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है संचित कहाँ होता है, तो यकृत में बनकर संचित होता है बच्चों पित्ताशय में। यहाँ पर क्या होता है, संचित होता है क्या, पित्तरस। तो याद रखना है पित्तरस बनता यकृत में है, संचित पित्ताशय में होता है। तो हमसे यही क्वेश्चन किया गया संचित कहाँ होता है, संचित होता है बच्चों गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में। तो क्वेश्चन था 24, समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन है हमारा
निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? देखो बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वसा है, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं, शरीर के ईंधन होते हैं, इनसे ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इनकी ऊर्जा से ही हम वर्क करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा स्रोत है बच्चों चावल। क्या स्रोत है सबसे अच्छा बच्चों? चावल होता है। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन 7 चावल सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर। और 26 में है बच्चों, खून के परिचलन की खोज किसने की? तो परिचलन क्या होता है? जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, तो इस कहाँ को किस तरह गुजरता है रक्त शरीर में को, तो उसकी खोज किसने की, ये पूछा गया है। परिसंचरण मतलब शरीर में रक्त का घूमना, तो इसकी खोज बच्चों 1628 में की गई थी। एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। कौन थे बच्चों? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी 1628 में। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए डार्विन, नहीं बी हार्वे। तो बी सही ऑप्शन है। हार्वे ने खोज की थी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की, रक्त परिसंचरण की, रक्त के परिचलन की। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 27। और 27 क्वेश्चन में क्या है? यदि किसी घोल के H+ को 10 गुना बढ़ाया गया तो pH क्या होगा? तो देखते हैं बच्चों, हम एक पैमाना बनाते हैं और उस पैमाने में बीच में लिखते 7 और यहाँ पे लिखते pH मान। तो जब किसी घोल का pH मान 7 होता है, pH मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है, तो घोल क्या होता है? उदासीन। अब यदि pH मान 7 से बढ़ेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह होगा, तो pH मान बढ़ने पर क्या होगा बच्चों? अक्षारकता बढ़ती है। जैसे pH मान बढ़ेगा बच्चों, अक्षारकता बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं नीचे की ओर, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसे ही घटेगा pH मान, 7 से कम होगा, तो क्या होगा बच्चों? अम्लीयता बढ़ती है। तो वो pH मान जैसे ही घटेगा तो एक इस तरफ जा घटता हुआ, तो क्या होगा? अम्लीयता बढ़ती है। यदि pH मान बढ़ता है, अम्लीयता घटती है, अक्षारकता बढ़ती है। यदि हम आपसे पूछे कि pH मान 3 और pH मान 2 और pH मान 1, तो कौन सा सर्वाधिक अम्लीय होगा? कौन सा सर्वाधिक अम्लीय होगा? तो आप लगाओगे आंसर ये, pH मान 1 वाला सर्वाधिक अम्लीय होगा, क्योंकि pH मान घटने पर अम्लता बढ़ती है। तो pH मान 1 वाले घोल का अम्लता सर्वाधिक होगी। तो जब अम्लता बढ़ती है तो H+ बढ़ते हैं। जब अम्लता बढ़ती है बच्चों, H+ बढ़ते हैं। तो वही पूछा गया है, यदि हम H+ को 10 गुना कर दें तो अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछा गया है। यदि H+ को 10 गुना कर दे तो pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी H को बढ़ाएंगे तो pH मान क्या होगा बच्चों? घटेगा। यदि हम क्या करें? H को बढ़ाएंगे तो pH मान क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो आंसर से क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? 1 से घटेगा, तो pH मान क्या होगा बच्चों? घटेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फैक्ट से संबंधित है, नोट करना सभी फैक्ट को। यदि समझना है तो पुनः वीडियो को देखना दोबारा से, तो समझ आ जाएगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्न में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है?
तो किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? देखो, जो सबसे अधिक ऋणात्मकता शो करेगा, जो सर्वाधिक ऋणात्मक होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है बच्चों, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर्वाधिक होती है। तो हाइड्रोजन के साथ कौन सा सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता शो करता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम या फ्लोरीन? तो बच्चों, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता शो करता है, और जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता शो करता है उसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन कौन सी है बच्चों? डी सही है। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सर्वाधिक ऋणात्मकता शो करते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन शो करता है बच्चों? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता शो करता है फ्लोरीन। तो सही आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, पेशाब में शक्कर का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का उपयोग होता है? तो वो जो शुगर होता है, तो शुगर की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो क्या करते हैं बच्चों? बेडिश का। किसका करते हैं? बेडिश का। एक टेस्ट है शुगर का लेवल चेक करने का कि हमारे जो पेशाब है उसमें कितना शुगर है। तो उसके लेवल चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं हम, ब्रेडिश। ब्रेडिश एक टेस्ट है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 30 जो जीएस का आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? अर्थात इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें को करंट प्रवाहित नहीं होता? तो ग्रेफाइट। देखो बच्चों, ग्रेफाइट में करंट प्रवाहित होता है। एल्यूमिनियम में करंट प्रवाहित होता है। आपको सभी को पता होगा कि एल्यूमिनियम के वायर का यूज हम बिजली के काम में करते हैं। तो इसमें को विद्युत प्रवाहित होती है। हीरा। तो बच्चों, जो हीरा है ये विद्युत का कुचालक है और इसमें को विद्युत का प्रवाह नहीं होता। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? सी। तो जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैथ की होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।